राष्ट्रपति के विमान से उतरते ही पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनसे हैंडशेक किया और फिर उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी के इस कदम से रूस भी चौंक गया और रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और राष्ट्रपति पुतिन का इस तरह जोरदार स्वागत करेंगे। बहरहाल मुझे इतना लगता है कि इंडियंस को गुस्सा है उसके ऊपर कि ये पहले ही इतना तेल खरीद के उसको मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका पहले ही इनके खिलाफ है। तो ठीक है, अमेरिकन हमारे साथ हैं तो बस ठीक है, ऐसे तो ऐसी थी। तो ये जो स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप जो है इसमें इंडियन जो हैं वो अच्छा, इसमें यूरोप इकट्ठा नहीं है दरअसल। चेसबोर्ड पर जितनी भी मूव्स हैं वो काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखी जा रही हैं। यही प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं 4 साल के बाद और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। इससे पहले जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन ने शिरकत नहीं की थी। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। आप ये बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसमें ऐसा क्या है? विद इन यूरोप जो फ्रांस है दैट इज डिफरेंट। विद इन यूरोप फ्रांस डिफरेंट है। अच्छा, ये आर्टिकल फ्रांस, जर्मनी एंड यूके ने लिखा है। तीनों ही यूरोपियन प्लेयर्स हैं और तीनों समझते हैं कि क्योंकि इंडिया एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, इंडिया हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो इस पार्टनर में वो एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। आगे चलकर ब्रिक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गया और यही वह वजह है कि अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पुतिन अपनी तमाम तरह कैलकुलेशन करने के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं, जहां पर हथियारों की बात होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पर तिजारत की बात होगी और उस सब में सिफारतकारी के मैदान में बंद कमरों के अंदर जो पेशकश पुतिन रखने जा रहे हैं वो यही है कि RIC प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा करे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और कल जब नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के पहुंचे पुतिन के स्वागत में, तो रूसी मीडिया भी हैरान हो गई। हैरान होने का रीज़न ये है दोस्तों कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए। रूसी मीडिया पे ये फ्लैश हो रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में विदेश मंत्री जयशंकर आने वाले, पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्ती के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा और वहाँ पे पहुँच गया, अपनी कार भी ऑफर की। अच्छा, इसके बाद अपने कार में बिठा के PMO हाउस यानी प्रधानमंत्री निवास भी लेके गए, वहाँ पे डिनर सिनर हुआ, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो रूस का राष्ट्रपति भवन है क्रेमलिन, उनको तक अंदाजा नहीं था कि मोदी जी स्वागत करने आएंगे। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो शॉक्ड हो गए और खुशी से एकदम झूमने भी लगे कि मोदी जी खुद स्वागत में आ गए। बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट बताया जा रहा है ये, रूस की तरफ से, रूसी मीडिया की तरफ से। रूस के लोगों में अलग उत्साह है, एक कॉन्फिडेंस आ गया रूस के अंदर कि भाई दुनिया का चढ़ता हुआ देश, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी मिलिट्री पावर, जिसकी डिप्लोमेटिक पावर दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अगर वो रूस का इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति का इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, तो हमें कोई डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं है। एक नैरेटिव, एक खबर पश्चिमी मीडिया की तरफ से, अमेरिकी मीडिया की तरफ से चलाया जा रहा था कि रूस एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में, कोई भी देश रूस का साथ इस समय नहीं दे रहा, पुतिन को वेलकम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें ध्वस्त होती हुई नजर आई, क्योंकि जब भारत में कोई लीडर आता है तो उसकी एक इंटरनेशनल कवरेज होती है और उस इंटरनेशनल कवरेज में जब ये दिखा कि मोदी जी खुद आगे स्वागत करने और अपनी कार में बिठा के PMO ले गए, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में रूस नहीं है, बल्कि अपने जिद्दीपन के कारण, अपने निजी फायदे के कारण डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जा रहा है अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी। अमेरिका को एक एक करके सारे सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं, नए सहयोगी बन रहे हैं पाकिस्तान जैसे और बांग्लादेश जैसे। आगे चलकर ब्रिक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गया और यही वह वजह है कि अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पुतिन अपनी तमाम तरह कैलकुलेशन करने के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं, जहां पर हथियारों की बात होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पर तिजारत की बात होगी और उस सब में सिफारतकारी के मैदान में बंद कमरों के अंदर जो पेशकश पुतिन रखने जा रहे हैं वो यही है कि RIC प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा करे और यहाँ वहाँ से निकल आए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, इसे एक्टिव करे, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इसी का ही है। तो ये मोदी को एक बड़ी पेशकश होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और जिससे ऐसे लग रहा है कि भारत मुमकिन तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकता है अगर वो इस प्लेटफॉर्म में आने का हतमी फैसला कर लेता है। आ गया तो इसे एक्टिव करने की भी बात होगी, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी और सबसे बढ़कर ये कि क्या वाकईन भारत इस हद तक चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है कि चीन पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला ना रखे जैसा कि अभी है। इस सवाल के ऊपर आपकी क्या राय है? जरूर देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, रूस के और इंडिया के सबसे पहले आपको ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। 1947 में जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की,
बरतानिया से, पाकिस्तान भी उसी वक्त बना। एक नॉन अलाइंड एक हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि हम किसी एक मुल्क पे अपनी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे, कोई अलायंस जो है वो हमारा किसी एक खास सुपर पावर के साथ या मुल्क के साथ नहीं होगा, हम तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे मफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात बनाएंगे। अच्छा, अब ये सिचुएशन आपको नज़र आती है, चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा आपको ना एक झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ नज़र आता है 60s में। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ये मगरबी ममालिक की तरफ और अमेरिका की तरफ भी इंडिया का झुकाव थोड़ा ज़्यादा होने लग गया। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक की पार्टनरशिप रही है, इंडिया की भी और रूस की भी, और उसमें ट्रेड भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सर फहरिस्त चीज़ आती है वो इंडिया की अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए रूस पे रिलायंस रही है। अभी भी, इस वक्त भी, और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ भी देखा जाने लगा फॉर देयर डिफेंस नीड्स, बट फिर अभी फ़िलहाल भी जो लार्जेस्ट हिस्सा है वो रशिया ही पूरा कर रहा है उनकी दिफाई ज़रूरियात का। अच्छा, फिर 2022 में हमने देखा कि रूस ने एक फुल स्केल एक यूक्रेन पे जो हमला किया, एक वॉर दोनों ममालिक की आपको नजर आई। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस का दौरा करना था, वो नहीं गए। फिर आपने G20 समिट का जिक्र किया जो कि इंडिया में हुई 2023 के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने आना था, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि जी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट इशू किए हुए थे। हालांकि इंडिया जो है वो ICC का मेंबर नहीं है, रुकन मुल्क नहीं है ICC का। सो अगर प्रेसिडेंट पुतिन आ भी जाते इंडिया तो वो सेफ होते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट जो G20 के दीगर ममालिक इंडिया आ रहे थे उसमें शामिल होने के लिए, उस समिट का हिस्सा बनने के लिए, उन्होंने एतराज उठाया कि दे वोंट बी कंफर्टेबल विद प्रेसिडेंट पुतिन अराउंड, राइट। तो वो फिर उसको सामने रखा गया। वहाँ आपको नजर आया कि ये दौरे स्किप होते चले गए। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें ना, सो रूस और इंडिया के कैसे हो रहे थे विजिट्स के, एक दफ़ा उनका सदर आता था, एक दफ़ा यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाता था। एक विजिट एक साल में जो है रूस का, और अगले साल रूसी सदर जो है वो इंडिया का विजिट कर रहा है। फिर ये सिलसिला रुक गया और अब 4 साल के बाद ये बहाल होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें मसला कोई नहीं है, दोनों ममालिक के पहले भी ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी हैं। जो आपने कहा ना, मेन चीज़ वो है, जो क्रूशल पॉइंट है, जो क्रूशल चीज़ है ना, वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है। रूस जो है वो ऑब्वियसली इट्स अंडर स्क्रूटनी, अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर्स हैं, सैंक्शंस हैं, मगरबी ममालिक की तरफ से भी हैं, और वो कहते हैं कि जनाब यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो भी मुल्क उनसे तेल ख़रीदेगा, रूस के साथ कोई तजारत करेगा, तो वो मेजर फंडर, जैसे उन्होंने इंडिया को करार दिया, 2 ममालिक को, चाइना को कहा और इंडिया को कहा कि रूस से तेल इंपोर्ट करके, सस्ता तेल खरीद के ये लोग उस जंग को यूक्रेन के खिलाफ फंड कर रहे हैं। अब देखें, ये रूस और यूक्रेन की जंग के बाद हुआ क्या था? सैंक्शंस ऑब्वियसली लगे। जो वहाँ पे ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं या एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, उन पे सैंक्शंस की बात हुई। और अक्टूबर में इनफैक्ट रूसी ऑयल कंपनीज पे 2 पे फिर दोबारा सैंक्शंस जो है, पाबंदियां लगाई भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली। सो पूरे का पूरा यूरोप जो कि रूस से ऑब्वियसली एनर्जी नीड्स, तो बहरहाल इट्स सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये एक यूरोपियंस के लिए प्रॉब्लम है, अमेरिकन के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई इंडिया को वो समझते हैं कि इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी प्लेयर, ये हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। इंडियंस को ये है कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है, हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है, और कहाँ जाएंगे हमारे अलावा कहाँ जाएंगे और किधर, मतलब क्या इनको कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन। वो इस चीज़ को समझते हैं कि बस ठीक है, आप हमारे साथ हैं, आपको इस चीज़ का पता है, तो लेट्स मेक इट दिस वे, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पुतिन का जो विजिट है, ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि अमेरिकन ट्रंप हमें बुली कर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा बात करनी चाहिए, बोलना कम चाहिए, एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। बाय द वे, यही पाकिस्तान की पॉलिसी होती थी। मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, मुझे याद है जब पुतिन और बाइडेन के हमारे क्या नाम है उसका, जो ट्रंप एंड बाइडेन हमारे खिलाफ थे, तो मुझे जो उस वक्त पता चला था वो यही पता चला था हमारे सिस्टम के दोस्तों से या हमारे दोस्तों के, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है ऑन अफगानिस्तान, इन चीज़ों पर। तो उन्होंने कहा यार हमारी पॉलिसी ये है कि व्हाट वी नीड इज़, या जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, वो ये चाहिए कि किसी तरीके से जो भी, यानी कि जो हम चाहते हैं, या जो हमारी वो जो एक अप्रोच है, वो समझते हैं कि यार हमें एट एवरी कॉस्ट
व्हाट वी नीड इज कि वी वांट हमारा जो रिलेशनशिप है, ठीक है,